चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात रंगोत्सव की कर लेते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से लेकर राधा रानी के बरसाना तक होली के उत्सव उमंग की बुहार है। पूरा ब्रजधाम अभी से प्रेम भक्ति और आस्था के रंगों से सराबोर है, तो वहीं बुंदेलखंड में अभी से ढोल मंजीरों की थाप के साथ फाग का रंग जमने लगा है। 1 महीने तक होली उत्सव यहां पर चलता है और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में होली की तैयारियां जोरों पर हैं। अहमदाबाद में 101 जगहों पर वैदिक होली की तैयारी है, तो वहीं JNK में उधमपुर में इको फ्रेंडली होली खेलने के लिए सब तैयार हैं। बाजार सज चुके हैं, गली गली अभी रंग गुलाल की सुगंध महकने लगी है। हर ओर रंगोत्सव की उमंग है और आपको इस महोत्सव की रंगोली सजाकर आपके सामने अब हम हाजिर हो गए हैं। तो देखिए, होली का त्योहार अब करीब आ गया है। देश के कोने कोने में रंगोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बल्कि कई इलाकों में तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी ही होली मनाई जाने लगी है। हालांकि भरपूर उल्लास और उत्साह के इस त्योहार से कई परंपरागत मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं और उन्हीं में से एक है होलाष्टक, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। और मान्यता ये है कि इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। फागुन की बयार बहने लगी है, हवाओं में गुलाल उड़ने लगा है और चारों ओर होली का उल्लास दिखने लगा है। बाजार में होली की रौनक है, फागुन की मस्ती है और फिजाओं में सतरंगी गुलाल घुलने लगा है। लेकिन रंगों के इस जोश के बीच आज से एक ऐसी घड़ी शुरू हो रही है जिसमें हमें थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि रंग और उमंग के बीच आज से शुरू हो गई है होलाष्टक की अवधि, यानी 8 दिनों का वो समय जिसे धार्मिक तौर पर बेहद खास माना जाता है। शास्त्रों में फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। ये वो अवधि है जिसके दौरान शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते। हालांकि पारंपरिक तौर पर होलाष्टक की अवधि में ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसका खास महत्व है। होलाष्टक को लेकर कई धार्मिक मान्यता है। मान्यता है कि होलाष्टक के पहले दिन ही शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते। खास तौर से विवाह, मुंडन, नामकरण और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य होलाष्टक में नहीं किए जाते। हर पर्व और त्योहार का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। होलाष्टक का भी अपना महत्व है। ज्योतिष मानते हैं कि होलाष्टक की अवधि भक्ति की शक्ति का प्रभाव बताती है। इस अवधि में तप करना ही अच्छा रहता है। होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसे जमीन पर लगाते हैं। इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांध देते हैं। इसे भक्त प्रहलाद का प्रतीक मानते हैं। होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान ऋतु परिवर्तन के कारण मन अशांत रहता है। मौसम के उलटफेर के कारण मन उदास भी रहता है। इसलिए माना जाता है कि इस दौरान मन से किए हुए कार्य के परिणाम शुभ नहीं होते। इसीलिए माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान कोई नया काम नहीं करना चाहिए और न ही कोई बड़ी खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि होलाष्टक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खुशियां ही ना मनाएं। अलबत्ता भक्ति के नजरिए से ये समय बेहद अहम है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों में किया गया दान पुण्य और इष्ट देव की आराधना अक्षय फल देती है। कुल मिलाकर होली के सुंदर त्योहार से पहले होलाष्टक की अवधि इंसान को जीवन की आपाधापी के बीच संभलने और फिर नए उत्साह के साथ जीवन में रमने की सीख देती है। तो आप भी इसका ध्यान रखें और जमकर होली की तैयारियों में जुट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राधा रानी के द्वार बरसाना में, जहां आज राधा रानी मंदिर में लड्डूमार होली मनाई जा रही है। इस खास मौके पर 20 क्विंटल बूंदी के लड्डुओं की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं पर इन लड्डुओं की बरसात होगी, तो देश दुनिया से आए भक्तों ने बरसाना में डेरा डाल लिया है, क्योंकि यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है। आज देर शाम तक धूमधाम से यहाँ लड्डूमार होली की धूम दिखाई देगी।
वहीं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर होली भक्त अपने आराध्य के साथ रंगोत्सव मनाने को आतुर है। यहां आस्था, भक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए यहां प्रशासन भी चौकस है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे बरसाने की होली खेल के हमें बहुत आनंद आया। हम चाहते हैं भगवान की कृपा सबसे ऐसे ही बनी रहे, जैसे हम रंग बिरंगे हैं वैसे ही सबके जीवन में खुशियाँ मिलती रहे और फैली रहे। हम सब परिवार साथ में आए हैं और आज हमने द्वारकाधीश के साथ में यहाँ वृंदावन में पहली होली खेली है। अभी तक खेली नहीं थी, बहुत आनंद आया। भगवान की कृपा सब पे बरसती रहे, भगवान अपना प्रेम सब पे बरसाते रहे और हम सब हमेशा ऐसे ही होली खेलते रहे। राधे राधे। द्वारकाधीश की जय। तो वहीं देखिए, राधा रानी के गांव बरसाना में आज लड्डू मार होली खेली जाएगी और उसके अगले दिन लठमार होली होगी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुविधा और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया हुआ है। वहीं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भी भक्त अपने आराध्य के साथ होली का आध्यात्मिक आनंद उठा रहे हैं। परिधान है, जैसे कि हमारे लहंगा हैं, जैसे भी हमारी चूड़ियां हैं, पूरा श्रृंगार है, उसकी तैयारी होती है हमारी। हम पूरे प्रेम से लठ बरसाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई झगड़ा हो या किसी से हमारी कोई दुश्मनी हो, ये तो प्रेम की लाठियां हैं, प्रेम से बरसाते हैं, पर बाकी पूरी ताकत से बरसाते हैं। हाँ, हंसी टिटोली तो होती है, पर लठ का ये है कि जैसे कान्हा जी आए थे तो वो जैसे छेड़ते हैं कि आ तुझे अब हम देखेंगे, तो लठ लेके खड़े रहते हैं कि भाई तुझे अब हम इधर देखेंगे, आ जाओ। लठ लेकर खड़े रहते हैं, लठों से स्वागत करते हैं उनका। द्वापर से चली आ रही ये परंपरा राधा कृष्ण की कहानी से जुड़ी है और ब्रज की ये होली कृष्ण की लीलाओं का ही इंद्रधनुषी विस्तार है। कहते हैं कि नंदगांव से कान्हा अपने सखाओं के साथ राधा के गांव यानी बरसाना होली खेलने जाते थे। होली की मस्ती के जवाब में राधा और उनकी सखियां लाठियां बरसाती थी। कृष्ण और उनके साथी ढाल से बचाव करते थे। होली का वही ठेठ प्यार बरसाना और नंदगांव में आज भी बरसता है। बरसाना की हुरियार ने इस एक दिन का आज भी बेसब्री से इंतजार करती हैं। नई बहुएं अपनी सास या दादी सास से लठ चलाने का हुनर सीख रही हैं। बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है मुझे यहाँ बरसाना में होली खेलने का। मुझको नहीं पता था कि मैं होली खेल पाऊंगी। मैं तो पहले फोनों में, रील्स में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मैं इस समय देखती थी, तो मन करता था खेलने का। तो इतना अच्छा सौभाग्य मिला बरसाना में। यहाँ 1 महीने से तैयारियां हो रही है हमारे यहाँ होली की। बहुत अच्छी तैयारियां हो रही है लठमार होली की, कि अपनी लठे सजा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। ब्रज के रंगोत्सव की पहचान बरसाना के इस अद्भुत होली से है। राधा रानी का ये गांव रंग रोगन साफ सफाई के साथ तैयार है और खूबी ये है कि होली में केमिकल वाले नहीं बल्कि टेसू के फूलों से बना रंग इस्तेमाल होगा। कढ़ाई में हजारों क्विंटल फूलों को उबाला जा रहा है। उनसे जो लाल रंग तैयार होगा उसमें प्रेम और भक्ति की खुशबू होगी। परंपरा के मुताबिक बरसाना से नंदगांव न्योता जाता है और न्योता कबूल करने के बाद जब हुरियारे आते हैं तो पहले उनका स्वागत लड्डुओं से होता है। लड्डू मारे भी जाते हैं, खिलाए भी जाते हैं। राधा रानी के मंदिर में यूं तो हर दिन ऐसी ही रौनक होती है, पर होली के मौके पर यहाँ की रंगत ही निराली है। माहौल में रंग बिखरे हैं, ढोल की थाप पर लोग झूम रहे हैं, गीत गूंज रहे हैं। जो रंग बरसाना में है वही रंग मथुरा के मंदिरों और आश्रमों में भी है। रंग रंग के फूल और फूलों से बने रंग। संत हो या भक्त सभी सुध बुध खो बैठे हैं। याद रहा बस शाम का राग और फाग। उधर द्वारकाधीश में होली के रंग और भी चटक होते हैं।
देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग कान्हा के साथ होली खेलकर भाव विभोर हैं। भगवान कृष्ण का दरबार और रसिया का मधुर गान, न मन नियंत्रण में है और न कदम। भक्त नाचते झूमते होली का आनंद ले रहे हैं। चेहरों पर लाल हरा गुलाल है, लेकिन मन में तो श्याम रंग की चाह है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं झांसी में बुंदेलखंडी फाल्गुन के रंग। सोमवार को झांसी के सदर बाजार में मौजूद खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में श्री श्याम महोत्सव एवं भव्य रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें होली का उत्सव आयोजन अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। देर रात तक चले इस आयोजन में भजन कीर्तन, फूलों की होली, 56 भोग और खजाना वितरण जैसे आकर्षक कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर परिसर बाबा श्याम के जयकारों से गूंजायमान रहा, साथ ही भक्त भक्ति रस में सराबोर नजर आए। इस दौरान फूलों की होली का आयोजन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें भक्तों ने बाबा के दरबार में प्रेम और आस्था के रंग बिखेरे। और देखिए, कार्यक्रम का विशेष आकर्षण तोप के माध्यम से की गई फूलों की वर्षा रही, जिसने पूरे परिसर को ही भक्तिमय उल्लास के साथ भर दिया। और देखिए, बुंदेलखंड की धरती पर होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि पूरे महीने चलने वाला ये उत्सव है। खासकर झांसी जिले के ऐतिहासिक नगर एरच में होली की परंपरा फागुन लगते ही शुरू हो जाती है। यहाँ ढोलक की थाप, मंजीरों की झंकार और फाग गीतों की मधुर गूंज के साथ लोग रंग और भक्ति में डूब जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में आज भी ये परंपरा उसी जीवंतता के साथ निभाई जा रही है। किसान जब अपनी पकती फसलों को लहलहाते देखते हैं तो उनके मन में उमंग और उल्लास खुद ही जाग उठता है। इसी खुशी को गीत संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त करने की परंपरा यहाँ महीने भर चलने वाली होली का ही आधार है। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण समारोह के बाद एक बार फिर से एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में होने वाले इस आयोजन के लिए 5000 लोगों को विशेष रूप से आमंत्रण दिया जा रहा है और ये कार्यक्रम भी रामनगरी और आस्था और सांस्कृतिक गौरव का महाकेंद्र बनने वाला है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गौरव का साक्षी बनने जा रही है। 19 मार्च ये वो तिथि है जब अयोध्या में श्रद्धा, आस्था और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिलेगा और यहाँ के इतिहास में एक और स्वर्णिम अभ्यास जुड़ जाएगा। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राम मंदिर के द्वितीय तल पर गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष अनुष्ठानों के साथ श्री राम महायंत्र की विधिवत स्थापना की जाएगी। श्री राम यंत्र जो मंदिर के द्वितीय तल पर निर्मित गर्भगृह में स्थापित होना है, उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ ऐसे जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया है, ऐसे 300 से अधिक एजेंसियों के लोग जो अपना काम पूरा करके यहाँ से जा चुके हैं, वो पुनः उस भव्य दिव्य मंदिर को अपनी आंखों से आकर के देखें और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, उनका भी राम मंदिर के साथ जुड़ाव रहा है। ऐसे भी सूचीबद्ध लोग उपस्थित रहेंगे। 19 मार्च को होने वाले इस विशेष आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें मंदिर निर्माण से जुड़े गणमान्य लोगों के साथ ही निर्माण कार्यों से जुड़ी एजेंसियों समेत यूपी, उत्तराखंड के श्रद्धालुओं समेत लगभग 5000 लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। जो अभी तक चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, चाहे ध्वजारोहण का अवसर हो, ऐसे कतिपय लोग नहीं आ पाए हैं। ऐसे कुछ लोगों को बुलाने की योजना है। तो कुल मिलाकर के लगभग 3000 ऐसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंधु रहेंगे
2000 के आसपास ऐसे जो लार्सन टुब्रो, टाटा और उनके साथ काम करने वाली जो इकाइयों ने मंदिर निर्माण में अपना सहयोग किया है, वो सब इस अवसर पर उपस्थित रहने वाली हैं। रामनगरी में 19 मार्च को होने वाले समारोह की तैयारी जोरों पर है। तो उस दिन दर्शन जो है, जो नॉर्मल दर्शन चलते हैं भक्तों के, वो लगातार रामलला के दर्शन करते नजर आएंगे। साथ ही लगभग 4 घंटे यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो है मौजूद रहेंगी। जानकारी के अनुसार राम मंदिर के द्वितीय तल पर गर्भगृह में स्थापित होने वाला श्री राम महायंत्र लगभग 180 किलो गोल्ड प्लेट से बना है। मान्यताओं के अनुसार श्री राम महायंत्र को शक्ति, संरक्षण और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है, जिसकी स्थापना के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालु रामलला के साथ ही राम यंत्र के भी दर्शन कर सकेंगे, जो देश और दुनिया के लिए आस्था और सांस्कृतिक गौरव का महाकेंद्र होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका में बर्फबारी के रंग। अमेरिका इस वक्त भारी बर्फीले तूफान का सामना कर रहा है। खासकर अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा बर्फबारी और बर्फीले तूफान की प्रभावित है। न्यूयॉर्क समेत उत्तर पूर्व अमेरिका के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फीला तूफान आया है। अनलिमिटेड बर्फबारी जहां मुसीबत का पैगाम लेकर आई है, तो वहीं खुशियों की सौगात भी अपने साथ लेकर आई है। आसमान से बरसती बर्फ की फुहारों के बीच में लोगों की मौज मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी ही तस्वीरें न्यू जर्सी और दूसरी जगहों से सामने आई हैं। अमेरिका में एक तेज बर्फीले तूफान ने अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्सों में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ गिरी है। इस वजह से पूरे इलाके में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं और उधर बोस्टन से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। और देखिए, सोमवार को उत्तर पूर्व अमेरिका के बड़े इलाके में बर्फीले तूफान की चेतावनी के बाद घरों में लोग कैद हो गए। न्यूयॉर्क शहर में 15 इंच तक बर्फबारी भी हुई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण इमरजेंसी घोषित किया गया और सड़कों, हाईवे और पुलों को बंद कर दिया गया है। सेंट्रल पार्क की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां रिकॉर्ड 19 इंच की बर्फबारी हुई है। वहीं देखिए, अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में सोमवार को 76 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ गिरी है। सड़कों पर इतनी बर्फ गिरी कि लोगों का चलना दूभर हो गया। सड़कों को आवाजाही के लिए बंद भी कर दिया गया है। ट्रेन सेवा रोक दी गई है। साथ ही 7400 के करीब फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। हालांकि प्रशासन ने जमीनी स्तर पर हालात को सामान्य बनाने के लिए फौरन काम शुरू कर दिया। सड़कों पर बर्फ हटाने वाली गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द आवाजाही जारी की जा सके। न्यूयॉर्क में बर्फबारी किस कदर हुई है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए। फिलाडेल्फिया में 14 इंच बर्फबारी हुई, जबकि रोड आइलैंड पर 32 इंच ऊंची बर्फ जमा हो गई। दूर दूर तक बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। आसमान से लगातार बर्फ की बरसात है। मकान, दुकान, पेड़ पौधे सभी बर्फ की सफेदी में समा गए हैं। ऐसा लग रहा है कुदरत ने इनकी सफेद पेंटिंग कर दी हो। अब न्यूयॉर्क में वेंडिंग नदी के किनारे की तस्वीरें हैं। बर्फ में समाई हुई पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई। घर, दुकान, कार, पेड़ पौधे सब पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। यहाँ तक कि टेबल, कुर्सी पर भी बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। हल्की बर्फ वाली ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कुदरत ने इनका सफेदी से श्रृंगार कर दिया हो। अब देखिए, दुकानों के आगे भी बर्फ के ढेर लग गए हैं। लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए दुकानों के आगे से बर्फ के पहाड़ हटाए गए हैं। कई दुकानों के आगे प्लास्टिक के डिब्बे रख दिए गए, जिससे लोग उस पर चढ़कर दुकान तक पहुंच पाएं और ज़रूरी सामान की खरीदारी कर पाएं। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर पहाड़ों पर ही नजर आती हैं। जब बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक जाते हैं, तब एडवेंचर के शौकीन लोग स्कीइंग करते नजर आते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कें ही बर्फबारी के बाद स्नो स्कीइंग का मैदान बन गई हैं। सड़क पर जमी बर्फ पर लोग स्कीइंग का रोमांच उठाते नजर आए।
शक्तिशाली बर्फीले तूफान की आहट के चलते न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और दूसरे शहरों के साथ साथ डेलावेयर से मैसेच्यूसेट्स तक कई शहरों में आपातकाल घोषित कर दिया गया। न्यूयॉर्क से आई इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह बर्फीले तूफान से पूरा शहर सफेदी में समा गया। इमारतें सफेद हो गई हैं, सड़कों पर भारी बर्फ जमी है। सड़क के दोनों किनारे खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर है, जिससे गाड़ियां पूरी तरह से बर्फ में ढक चुकी हैं। बर्फबारी के बीच ही कई लोग अपने डॉगी के साथ सैर पर निकल गए। न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में लोग बर्फ से ढके सेंट्रल पार्क में घूमने निकले, जहां पर बच्चों और बड़ों ने स्नोमैन बनाए, स्नोबॉल फाइट की और सेल्फी ली। मतलब पूरी तरह इस बर्फबारी को एंजॉय करते नजर आए। वहीं डॉगी भी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। न्यू जर्सी की तस्वीरें देख लीजिए। बर्फबारी का कुछ ऐसा ही आलम यहाँ नजर आ रहा है। 2 फीट से ज़्यादा बर्फ गिरी है। 70 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिससे पेड़ों के गिरने का खतरा बढ़ गया। मैसेच्यूसेट्स के गवर्नर ने आपातकाल घोषित कर दिया और लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। ट्रेन और बस सेवा रोक दी गई। गवर्नर ने कहा कि हालात के सुधरने के बाद सेवा बहाल की जाएगी। इसी बीच प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम मुस्तैदी से शुरू कर दिया, जिससे हालात पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। बोस्टन की इन तस्वीरों को देखकर आपको बंद कमरे में सर्दी का एहसास होगा। बोस्टन में 6 इंच तक बर्फ गिरी। आसमान से गिर रही बर्फ की वजह से पूरा वातावरण बर्फ की सफेदी में समा गया। यहाँ तक कि कुछ 100 मीटर की दूरी पर दिखना बंद भी हो गया। सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा है। डेलावेयर और सदर्न न्यू इंग्लैंड में तो इससे भी ज़्यादा 12 से 18 इंच तक बर्फ गिरी है। तो वहाँ सफ़ेदी का आलम कैसा होगा, इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। और चलिए अब धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक गुड न्यूज़ आई है। देश के 6 पर्वतारोहियों ने माउंट एकांगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये पर्वतारोही उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और पहलगाम के जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के सदस्य हैं। 5 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। 8 फरवरी को टीम अर्जेंटीना पहुंची थी और मिशन को की तरफ ये बढ़े थे। आपको बता दें, माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो अर्जेंटीना के एंडीज में स्थित है और एशिया के बाहर दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। समुद्र तल में इसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है। ये तकनीकी रूप से आसान है, मतलब बिना रस्सी वाली चढ़ाई, लेकिन शारीरिक रूप से बेहद चुनौती वाली चोटी है। दिसंबर से फरवरी तक का समय चढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। एवरेस्ट की तैयारी के लिए बेहतरीन और चुनौतीपूर्ण चोटी मानी जाती है। सीजन में शादियों का है और शायद इस सीजन की सबसे चर्चित शादी में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। जी हां, 26 फरवरी को अब वो तारीख है जब विरोश यानी कि रश्मिका और विजय शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोनों की शादी की रस्मों की शुरुआत आज से हो रही है। आज रश्मिका के हाथों में विजय के नाम की मेहंदी लगने वाली है। और देखिए, इसीलिए ये पावर कपल उदयपुर इसके लिए पहुंच चुका है। 25 फरवरी को हल्दी की रस्म होगी और शाम को एक धमाकेदार संगीत सेरेमनी का आयोजन हो सकता है। आपको बता दें, रश्मिका और विजय की शादी बेहद निजी कार्यक्रम होगा और कहा जा रहा है कि ये सेरेमनी उदयपुर के शाही हेरिटेज पैलेस में होगी, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और बहुत करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को शादी में आमंत्रित नहीं किया गया है। आज से प्री वेडिंग समारोह की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में कैसी हैं शादी की तैयारियां, उसके लिए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पहले ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से जीता दिल, फिर प्यार के ऑफ स्क्रीन चर्चों ने सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मोहब्बत को मंजिल मिल ही गई।
लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में रहने के बाद आखिरकार दोनों ने अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। चर्चे तो पहले ही थे, फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों ने अपने रिश्तों को नए आयाम तक पहुंचाने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन अब शादी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, क्योंकि महज 2 दिन में रश्मिका बन जाएंगी विजय की दुल्हनिया। बीते कुछ सालों में राजस्थान अपने रॉयल वेडिंग्स के लिए, सेलिब्रिटी वेडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ बिजनेसमैन, टाइकून्स की शादी यहाँ पे हो रही है, VVIPs की शादी यहाँ पे हो रही है। चाहे वो प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस हो, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, या फिर कटरीना कैफ, विक्की कौशल, परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा, जो भी ये फेमस जोड़ियां हैं, बॉलीवुड की जोड़ियां हैं, उन सभी की शादियां बीते कुछ सालों में राजस्थान में हुई है। इसलिए राजस्थान एक हॉट स्पॉट बन गया है रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए। ऐसी ही एक शादी 26 फरवरी को होने जा रही है और वो शादी है विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की। 26 फरवरी को झीलों के शहर उदयपुर में इस सेलिब्रिटी स्टार कपल की रॉयल वेडिंग होगी, जिसके लिए दोनों उदयपुर पहुँच चुके हैं। रश्मिका मंदाना और विजय को उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। स्टार कपल के उदयपुर पहुंचते ही फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। एयरपोर्ट पर दोनों का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर टाइट सिक्योरिटी और भव्य स्वागत ने साफ कर दिया कि यह शादी सिर्फ निजी समारोह नहीं, बल्कि एक बड़ा सेलिब्रेशन है। हालांकि शादी में 2 दिन बचे हैं, लेकिन शादी की चमक और शहनाइयों की आवाज गूंजने लगी है। आलीशान होटल और महल दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच आलीशान ITC मेमेंटोस होटल विरोश वेडिंग का गवाह बनने जा रहा है। शादी का पहला फंक्शन आज होगा। आज शाम को मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी। 25 फरवरी को हल्दी की रस्म होगी और शाम को एक धमाकेदार संगीत सेरेमनी का भी आयोजन हो सकता है। 26 फरवरी होगी वो तारीख जब रश्मिका बन जाएंगी विजय की दुल्हनिया, यानी मुख्य विवाह समारोह का आयोजन होगा। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये शादी 2 अलग अलग रीति रिवाजों से होगी। खबरों के अनुसार तेलुगु और कोडवा परंपरा के तहत शादी संपन्न होगी। उसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में दोनों की शादी का रिसेप्शन होगा। उदयपुर के ITC मोमेंटस में एकलिंग जी का जो एरिया है, वहाँ पे वो एकलिंग जी की वादियों में उनकी ये शादी होने जा रही है और इस शादी में करीब 230 मेहमान शामिल होने जा रहे हैं। ITC मोमेंटस जो प्रॉपर्टी है उसमें लगभग 117 कमरे हैं, तो एक बहुत ही इंटीमेट वेडिंग ये होने वाली है। रश्मिका और विजय की शादी को लेकर होटल और वेन्यू को रॉयल थीम पर सजाया जा रहा है, क्योंकि शादी भले ही तेलुगु कोडवा परंपरा के तहत हो रही हो, लेकिन इसमें राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिल सकती है। हालांकि शादी में परिवार और करीबी दोस्तों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में फिलहाल मेहंदी की हरियाली, संगीत की धुन और हल्दी की खुशबू के साथ इस विरोश वेडिंग का तमाम फैंस को इंतजार है। एक नया ट्रेंड बन गया है कि कोई भी सेलिब्रिटी अपनी शादी बहुत ज़्यादा पहले से सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाह रहा है, लीक नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि एक ये लॉन्च का भी एक ट्रेंड बन गया है कि शादी होते ही वो पिक्चर्स कपल के द्वारा ही लॉन्च किए जाते हैं, उनके द्वारा ही पोस्ट किए जाते हैं। तो नो फ़ोन जोन भी बना दिया है उस शादी में कि कोई भी गेस्ट अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करेगा, जिससे कोई भी फ़ोटोज़ लीक ना हो पाए। और इसी तरीके से 24 से 26 तक उदयपुर के ITC मोमेंटस में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, उदयपुर। अब देखिए, मच अवेटेड सूबेदार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें अनिल कपूर एक रिटायर्ड फौजी के किरदार में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म एक्शन ड्रामा है जो एक सैनिक की जिंदगी और उसकी फैमिली पर बेस्ड है। पूरे ट्रेलर में अनिल कपूर ही हैं और उनका ये नया अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। नाचो। जितने बचे कुचे सबको बालू में गाड़ देंगे। हो गया। दरअसल ये दमदार मसाला एक्शन ड्रामा नागपुर में चलती मेट्रो में अनूठे फैशन शो का आयोजन हुआ। इसमें 8 साल से लेकर 50 साल तक के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस शो के लिए अलग अलग फैशन इंस्टीट्यूट के उभरते हुए युवाओं ने ड्रेस तैयार की थी। इस फैशन शो की थीम थी कल्चर और हेरिटेज। आपको बता दें कि नागपुर मेट्रो सेलिब्रेशन ऑन व्हील नाम से एक योजना चलाती है, जिसके तहत अलग अलग संगठन और ग्रुप्स को इस तरह के शो का आयोजन करने की इजाजत देती है।
चलिए अब आपको सोनीपत के 6 पैक एब्स वाले ताऊ संजय से मिलवाते हैं। संजय ने देखिए हाल ही में दिल्ली मैराथन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 51 साल की उम्र है और इस उम्र में संजय की फिटनेस नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गई है। इक्यावन साल की उम्र में ये जज्बा और ये ताकत देखकर नौजवान भी हैरत में पड़ जाते हैं। सोनीपत के गांव जठेड़ी में रहने वाले संजय ताऊ इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित मैराथन में गोल्ड मेडल जीतकर संजय ने एक बार फिर अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया। दिल्ली में बिल्कुल धोती कुर्ते में दौड़ा जवान थे, अपने फौजी भाई सिक्योरिटी में खड़े थे। हरियाणा के वो पहचान ले ताऊ बाज रहा है, ताऊ बाज मका और बाजूआ बेटा तू रुक जा, कितनी खका ठा दिया। की रनिंग की आपने? 42 किलोमीटर करीब 42 किलोमीटर 100 मीटर ऊपर था और मैंने करिए 4 घंटे 20 मिनट में, और उनने टाइम दे रखा था 6 घंटे का। मगाई ने फूक 4 घंटे जितनी कम से कम होगी 4 घंटे 20 मिनट में दी है। जब उन मानसा ने और भाई मेरा मान सम्मान। ग्राउंड में सपाटा मारने का उनका ये देसी अंदाज बच्चों और नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। जब वो ग्राउंड में दौड़ते हैं तो उन्हें पछाड़ना नौजवानों के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। वो नौजवानों को भी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं। वो बच्चे देखो ना, बच्चे जाके क्या करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, बहुत हो गया बहुत। अरे नहीं होया, मैं 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ और नो टेंशन खाने की। क्या खाता हूँ खाने में पता, जो मिल गया घर पे जो मिल गया, लस्सी मिल गई, दूध मिल गई, दही मिल गई, जितनी मिल गई कम मिल गई ज़्यादा मिल गई, पेट भर गया, कल के लिए रेडी हैं। ये बात है हमारी, ये इराद है। जो दिमाग में सोच गया ना यार बादाम ना मिला, प्रोटीन ना मिला, क्या करेंगे, बादाम प्रोटीन है, कल मिल जाएंगे परसों मिल जाएंगे, आज बादाम की जगह चने सही, आज मूंगफली सही, जो को जो, अरे सेब की जगह टमाटर सही यार। संजय ताऊ बचपन से पहलवान बनना चाहते थे। हालात ने उस वक्त इस सपने को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन संजय ने व्यायाम को कभी नहीं छोड़ा। अपने बेटों के साथ ग्राउंड में उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। वो घर पर भी देसी जुगाड़ से अभ्यास करते हैं। उनका मानना है कि अच्छी सेहत इच्छा शक्ति से हासिल की जाती है। इरादे मजबूत हो तो अभावों के बावजूद मुकाम हासिल किया जा सकता है। और एक्सरसाइज मेरी वीडियो कहीं पे देखना, मैं अपनी देसी हिसाब से करता हूँ, जो भी करता हूँ घर पे करता हूँ। आप देखते हैं ग्राउंड में वहाँ बच्चों को दिखाता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ ये करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सब हमारे अंदर है। और आप है ना घर से अपनी रसोई से ही पूर्ति कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज वो चीज़ है आप कुछ भी मतलब ये नहीं आपको पूरा डाइट मिलेगा तभी होगा, नहीं मिलती, बहुत से लोगों को नहीं मिलती। मिल्खा सिंह को देख ले, उस पीटी उषा को देख ले, और वो उसेन बोल्ट को देख ले। ब्रूस ली गुरु भी नहीं थे, बाद में जाके सीखता था। संजय रोजाना 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखते हैं। दिल्ली में 42 किलोमीटर की रेस जीतकर वो अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अब उनका सपना 100 किलोमीटर की रेस जीतना है। अपने इस जज्बे से संजय ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हो तो किसी भी मुकाम को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। सोनीपत से पवन कुमार, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात शौर्य उत्सव की करते हैं। देखिए राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार को भारतीय सेना ने खड़क शक्ति युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस अभ्यास में टैंकों के साथ हेलीकॉप्टर, ड्रोन भी शामिल हुए। सेना ने इस अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों को परखा। इस अभ्यास में युद्ध की आधुनिक तकनीक और रणनीति पर जोर भी दिया गया। जमीन से आसमान तक हिंदुस्तान कदम। रेतीली जमीन पर हिंद की सेना का पराक्रम। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार सुबह से ही हलचल बढ़ी हुई थी। एक तरफ सेना के टैंक दहाड़ रहे थे तो दूसरी तरफ तोपों की गूंज सुनाई दे रही थी। ये शौर्य और पराक्रम भारतीय सेना के खड़क शक्ति युद्धाभ्यास का हिस्सा थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी कमान का ये पहला सबसे बड़ा
हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल था। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के ताकतवर T-72 टैंकों ने रेतीली जमीन पर अपनी रफ्तार और शक्ति का प्रदर्शन किया। ये टैंक ऊबड़ खाबड़ और रेत से भरे रास्तों पर पूरी तरह रफ्तार से चलते हैं। कई किलोमीटर दूर से भी ये दुश्मनों पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। सरहद पर इनकी तैनाती से ही दुश्मन घबराते हैं और एक अकेला टैंक ही दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा सकता है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस शक्तिशाली टैंकों ने अपने सटीक प्रहार की क्षमता का प्रदर्शन किया। टैंकों के बाद BMP फाइटिंग व्हीकल्स ने भी हमला करने की अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। टैंकों के साथ मिलकर ये BMP फाइटिंग व्हीकल्स सुरक्षा का ऐसा चक्र बनाते हैं जिसे तोड़ने की कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता। खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास में हेलिबन ऑपरेशन का अभ्यास भी किया गया। सेना के चेतक और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने सैनिकों को युद्ध के मैदान तक पहुंचाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। आर्मी की यह हेलीकॉप्टर ग्राउंड फोर्सेस के साथ तालमेल बनाकर दुश्मन पर आसमान से बेहद घातक हमला कर सकते हैं। इस युद्धाभ्यास में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खास जोर दिया गया। ये लॉजिस्टिक ड्रोन करीब 200 किलोग्राम वजन के हथियार और दूसरे सामान युद्ध के मैदान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। लॉजिस्टिक ड्रोन्स के साथ ही यहां ऐसे ड्रोन भी मौजूद थे जो दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम है। ये ड्रोन निगरानी और लक्ष्य की पहचान करने के बाद दुश्मन पर सटीक वार कर सकते हैं। इस अभ्यास में ड्रोन हमले के साथ साथ युद्ध के दौरान काउंटर ड्रोन रणनीति का अभ्यास भी किया गया। खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास में देश के जवानों को ड्रोन से हमले के साथ साथ दुश्मन के ड्रोन हमले से बचाव की तकनीक भी सीखने को मिली। इस युद्धाभ्यास में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा की तैयारियों के साथ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को भी परखा गया। ये युद्धाभ्यास इस बात का भी प्रमाण है कि भारत भविष्य की चुनौतियों को बखूबी समझता है और अपनी तैयारियां हमेशा पुख्ता रखना चाहता है। यही वो तैयारियां हैं जिनकी वजह से देश की सरहदें हमेशा दुश्मनों से महफूज रहती हैं। श्रीगंगानगर से हरनेक सिंह, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं। सैर सपाटे के शौकीनों के लिए खबर है। अगर आप अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में जा रहे हैं तो वहां के योशोमाइट नेशनल पार्क का एक झरना देखकर आप हैरान हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे। हम आपको बताते हैं इसमें खास क्या है और ये क्यों खास है। असल में ये फायरफॉल के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह ये है कि सूरज की रोशनी से इस झरने का रंग बदलता है और कई बार ऐसे लगता है जैसे इसमें आग की लपटें उठ रही हों या चट्टान आग से लाल हो गई है और अंगारे दहक रहे हों। खास तौर से फरवरी महीने में यहाँ इस तरह का दृश्य अक्सर देखने के लिए मिलता है। सैलानियों की एक्साइटमेंट इसको देखकर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सैलानियों के लिए ये नज़ारा हैरान कर देने वाला होता है। हालांकि हकीकत तो ये है कि खास वक्त पर सूरज की स्पष्ट रोशनी पड़ने से झरने की झलक में थोड़ा सा बदलाव आता है। हल्के बादल या धुंध होने पर इस तरह की तस्वीर दिखाई नहीं देती है। ईस्टर उपवास से पहले उत्तरी मैसेडोनियाई शहर स्ट्रूमिका में पारंपरिक वार्षिक कार्निवल मनाया गया। इस दौरान लोग सड़कों पर रंग बिरंगे पोशाक पहने नाचते गाते उत्सव के रंग बिरंगे नजर आए। अलग अलग वेशभूषा में सजे धजे कलाकार पारंपरिक धुनों पर थिरकते दिखे। इस साल इसकी थीम डिस्को से लेकर कैक्टस तक रखी गई थी। मैसेडोनिया से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पारंपरिक धुनों पर नाचते गाते, पोशाक पारंपरिक पहनी हुई है। अद्भुत रंग में सभी यहाँ पर रंगे हुए नजर आए हैं। सालाना ये कार्निवल का आयोजन यहाँ पर होता है। इसी के साथ आज के लिए लंच टाइम में बस इतना ही और हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।